सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज केसर। आज मैं लेके आया हूँ आपके एक वीडियो। मैं अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको भारतीय कृषि की समस्याएं बताने वाला हूँ। हमने इससे पहले वीडियो में भारतीय कृषि की सफलताएं पढ़ी थी। इसमें मैं आपको भारतीय कृषि की समस्याएं बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, इस टॉपिक से ही आपको समझ आ रहा होगा कि भारतीय कृषि की समस्या है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई भारतीय कृषि की समस्या क्या है, आप इससे कम से कम 6 से 7 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बन पाता कि आपको लिखना क्या है। इससे क्या होता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि बच्चे ने बना के लिखा है, तो वो सारे मार्क्स काट देता है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो कम से कम वो आपको सिर्फ 2 मार्क्स ही देता है। तो देखो ये गाइज, हमें 2 मार्क्स तो लेने नहीं है 6 नंबर के क्वेश्चन में। हमें अगर 95 प्लस स्कोर करना है कभी भी लाइफ में, तो हमें पूरे मार्क्स चाहिए होंगे। तो क्या है, देखो सबसे पहला हम इसमें पूरा फैक्ट पे बात करेंगे कि भारतीय कृषि की समस्या क्या है। देखो सबसे पहला तो ये है कि भाई आप जानते हैं हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है, ये जितना भी हमारा कृषि सेक्टर है, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। जितने किसान लगे पड़े हैं इन सब चीज़ों में, उनको बहुत सारी समस्या यहाँ से मिलती है। जैसे देखो सबसे पहला आप तो पन जाते हैं, ये पिछड़ापन है, यहाँ पे गतिहीन व्यवस्था है, ये सब है। अगर हम इसका बुक के अकॉर्डिंग पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। क्या है? सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। ठीक है भाई, सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। इसमें क्या होता है, देखो आप जानते हैं जो हमारा कृषि सेक्टर है उसमें जो सिंचाई के स्थायी साधन है ना, उनका काफ़ी तरीके से अभाव है। देखो भाई, आपको मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, देखो इस बुक में क्या लिखा है कि जो हमारी फसलें हैं ना, ज़्यादातर जो हम खेती करते हैं, हम वर्षा पर निर्भर रहते हैं। सबसे पहला ये है कि भाई यहाँ पे स्थायी खेती तो कभी हो ही नहीं पाती। ठीक है, अगर हमने सोचा कि आज हम हमें इस साल इतनी खेती करनी है, इतना हमें बचेगा और इतना हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, इतना हम अपने घर पे लगा लेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगर आपकी अच्छी वर्षा हो जाती है तो आपकी फसल भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आपकी वर्षा अच्छी नहीं होती तो जो खेतों को है अच्छा उत्पादन नहीं कर पाता। तो ठीक है, जैसे जो खेत है उनका अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता। तो यही है बात गाइस कि भाई हमारा जो है कि जो हमारी सिंचाई के स्थायी साधन है उनका बहुत तरीक़ों से हमारा अभाव भी है, जो भी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर वर्षा अच्छी होगी, खेतों को अच्छा पानी मिल गया, सब अच्छा हो गया, तो फसल थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है किसान सबसे पहला ये सोचता है कि हमारा जो निर्वाह खेती है ना, हम खुद अपने परिवार के लिए बो सके। उसके बाद वो व्यापार के बारे में बाद में सोचता है। ठीक है, अगर हम अपने 5 परिवार में मेंबर हैं तो हम 5 अच्छे से खा सकें, उसके बाद वो मुनाफे के बारे में सोचेगा। तो यही होता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रति उनके पास पैसा भी कम होता है, और जो सिंचाई साधन होते हैं उनका बहुत तरीके से अभाव होता है। तो सबसे पहले समस्या तो आपने ये पढ़ ली, फैक्ट के थ्रू पढ़ी है कि क्या है, ये आपको जानते होंगे। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आप ऐसा पॉइंट लिखते हैं या खुद से भी अगर कोई जेन्युइन पॉइंट बना के लिखते हैं ना, तो यार आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है वित्त का अभाव। ठीक है, वित्त का अभाव, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेफिशिएट ऑफ फाइनेंस। देखो आप जानते हैं भाई, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के जितने भी किसान वगैरह लोग हैं, उनके पास पैसा होता है? बिल्कुल पैसा नहीं होता। ये सब आप जानते ही हैं कि भाई वो क्या करते हैं, अपने खेतों के लिए अच्छे बीज, अपने खेतों की सिंचाई के लिए अच्छे ट्रैक्टर वगैरह, या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारे क्या है, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत, मैं ऐसा नहीं है कि भाई उनके पास कुछ, ऐसा नहीं, उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जो बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं ना, वो उनसे सारा उनको लूट लेते हैं। कैसे लूटते हैं आप देखो, जैसे कोई किसान है, उसको अच्छे बीज चाहिए अपनी खेती करने के लिए। अगर अच्छे बीज चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले जो हमारे महाजन हैं, साहूकार हैं, ज़मींदार हैं, उनसे वो कर्ज ले लेता है। उसके बाद क्या है, वो कर्ज का जो ब्याज होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरी उम्र उसी को चुकाता रह जाता है। उसके बाद जो किसान के आगे
जो बच्चे होते हैं वो भी कर्ज वो चुकाते रह जाते हैं। इसलिए क्या है, वो अपना कुछ कभी नहीं बना पाते। और एक टाइम ऐसा आता है जब किसान का कोई बच्चा नहीं रहता या कुछ भी नहीं रहता, तो वो जो जमींदार या साहूकार जो महाजन होता है वो उनकी ज़मीन को ले लेता है। तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता, उनका ऐसा ही है कि सारा वंश खत्म होता रहता है धीरे धीरे, और जो आने वाला वंश होता भी है वो उस कर्ज के तले दबता रहता है। तो वित्त का अभाव होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा डेफिशिएट, और फाइनेंस उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा आगे है परंपरागत दृष्टिकोण। ठीक है, परंपरागत दृष्टिकोण जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल आउटलुक। देखो जो किसान है, आपको पता है जो किसान है ना, ध्यान से पढ़ना, परंपरागत दृष्टिकोण, किसान का सबसे पहला जो ध्यान होता है ना, जब वो खेती करता है तो उसका ध्यान ये नहीं होता कि चल यार कुछ बच जाएगा मैं बाहर बेच दूंगा, इससे व्यापार कर लूँगा। नहीं, किसान का सबसे पहला हमारा ये होता है कि वो दृष्टिकोण क्या रखता है कि भाई मैं निर्वाह खेती करूँ, जिससे जो मेरे परिवार के 5 या 10 मेंबर हैं उन तक मैं खाना बो सकूँ, खाना वो मिल सके हमें। उसके बाद ही वो व्यापार के बारे में सोचता है। और ज़्यादातर उनके साथ ऐसा होता था, उनके पास ज़मीन थोड़ी होती थी और वो निर्वाह खेती भी बहुत मुश्किल से कर पाते थे। ठीक है, तो उनका जो दृष्टिकोण था ना पूरा, वो व्यापार की तरफ तो पहली बात तो सोचते ही नहीं थे कि व्यापार के लिए कुछ, वो सिर्फ क्या था, परंपरागत दृष्टिकोण शुरू से चलता ही आया है, निर्वाह खेती करनी है तो निर्वाह खेती की तरफ ही उनका मोड़ होता था। कोई व्यापार की बात कर देता था तो उनका दृष्टिकोण ही अलग हो जाता, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता ये वो, और उनके पास पहली बात तो बचता ही नहीं था कुछ। लेकिन उनकी कोई दृष्टिकोण भी ऐसी थी, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि अगर हम किसी के बारे में सोचें शायद वो हमें मिल जाती है, बट उनका ध्यान रहता ही नहीं था उसकी तरफ। उनका ये होता था कि बस अपनी निर्वाह खेती करनी है, अपने परिवार के जितने भी 5 या 10 मेंबर हैं उनको खिलाना है, उसके बाद खत्म। ठीक है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है छोटी तथा बिखरी जोतें। ठीक है, सो गाइस ये मैंने आपको बता रखा है, जो हमारी भारतीय कृषि की विशेषता में बताई थी तो उसमें मैंने आपको सारा बताया था। तो मैं आपको इसमें मेन बताता हूँ, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको सारा वही पॉइंट्स हैं। तो देखो घूम फिर के वही चीज़ आ रही है। तो देखो क्या था, किसान के पास छोटी तथा खंडित जोतें हुआ करती थी, बिखरी बिखरी, मतलब किसान के पास जो खेती करने के लिए, मैं आपको फॉर एग्जांपल जैसे पूरा खेत है उसमें से अगर उसका इतना होता था लेकिन जमींदार से वो छीन लिया जाता था, उसके पास ये इतना ही रहता था, फिर कुछ यहाँ पे रहता था कुछ यहाँ पे। इससे क्या होता था, उसकी जो मतलब खेती करने की जो ज़मीन थी ना वो काफ़ी बिखरी हुई थी, इधर उधर थी। इससे क्या था, किसान के पास पूरी नहीं थी। इससे क्या था, वो ट्रैक्टर नहीं रख सकता था यहाँ पे, अच्छे से खेती नहीं कर पाता था, जगह जगह थोड़ी होता था। कहीं किसी के मतलब खेत में चले जाते तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो ये था कि काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता था। मतलब क्या था, छोटी तथा बिखरी जोतें हुआ करती थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शोषक कृषक संबंध। देखो गाइज इसमें क्या हुआ करता था, मतलब शोषक कृषक संबंध एक तरीके से मान लो जमींदार प्रथा, अगर आप ये भी लिख दोगे तो भी इसमें चल जाएगा, महाजन प्रथा या फिर साहूकार लोग। तो इसमें क्या होता था, जो वो होते थे जो पट्टेदार, जो मतलब किराए पे किसी से ज़मीन लिया करते थे, उनके पास कुछ बचता नहीं था, वो अपने परिवार को तो खिला ही नहीं पाते थे, खुद ही खा पाते थे, क्योंकि जरा जितनी भी खेती करो थोड़ी सी मिलती थी, बाकी सारी जिनसे किराए पे ली हुई है। और वो कई बार तो ऐसा करते थे पूरी खेती करवा के भगा देते थे उनको, ऐसा होता था। तो मतलब जो किसान था ना उसका बहुत तरीके से शोषण किया जाता था। तो ठीक है, आप लिख सकते हैं, काफ़ी तरीके का मैंने शोषण आपको बता रखा अपनी पहले वीडियोस में, और ये भी एक हो गया शोषण जो पट्टेदार वाला है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे चलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। ठीक है गाइज, हमारा है व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। आप जानते हैं जो अभी जो लोग कहते हैं कि नहीं किसानों के साथ शोषण अब नहीं होता, बट मैं कहूँ अभी तक किसान कुछ ऐसे हैं जो छोटे किसान या बहुत ही कम मजदूरी वाले किसान हैं, वो अभी तक जो अपनी जो खेती होती है, जो उससे मतलब अनाज निकलता है, वो कम मतलब मंडियाँ जो होती हैं उन पे कम दामों पर बेच रहे हैं। ठीक है, किसान अभी तक आपने देखा होगा, जो अभी पंजाब का भी चल रहा था, काफ़ी जो किसान हैं वो अभी तक मतलब उन्होंने
खेती करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो उनकी जो मंडियों में ना सब्जियां बहुत कम कीमतों पर बेची जा रही थी, ठीक है। और बीच में आपने ये भी सुना था, जो शिमला मिर्च है वो काफ़ी किसानों ने रोड पे फेंक दी थी, क्योंकि बहुत कम कीमतों पर ले रहे थे, ये सब था, ठीक है। और यही होता है कि जो किसान का है ना व्यवस्थित नहीं है, कि उनका ये नहीं करते कि भाई हाँ एक मंडी बना दी जाए और एक दाम दे दिया जाए कि इन दामों पर उनसे ये चीज़ खरीदी जाएगी। ऐसा नहीं होता। उनकी मतलब बहुत जो छोटे किसान हैं वो अपना जो अनाज है मतलब थोड़ा सा ही अपने परिवार के लिए निकालते थे, उसके बाद जो ज़्यादातर बेच देते थे, और बेचने में वो कम दामों पर, जैसे जितना उन्होंने उगा के जितना उनका लगा था पैसा वैसा उन्हीं दामों पर वो ले लेते, तो बहुत कुछ नहीं बचता था, उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं आता था। तो यही व्यवस्थित विपणन प्रणाली नहीं थी। एक जो व्यवस्थित होती है कि हाँ मंडियों में इतने दामों पर बिके, अगर 30 रुपये का अनाज बोया है तो कम से कम 50 रुपये तो मिले, 60 नहीं मिल सकता तो 50 तो कम से कम मिलना चाहिए। बट उन्हें 60 भी नहीं मिलता था, 30 पे लेते थे कोई कोई तो, या फिर 33 या 35, ज़्यादातर साहूकार महाजन उनसे ऐसा करते थे, ठीक है। सो गाइस इसमें इतने ही पॉइंट थे। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कृषि संबंधी सुधार मतलब इससे पढ़ेंगे, जो हमारी आपने समस्याएं देखी हैं, जितनी भी ये समस्याएं निकली हैं, इनका क्या क्या सुधार होगा, इनकी क्या क्या मतलब इनको सुधारने की नीतियाँ रहेंगी, वो सारा हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो गाइज अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ में जो नीचे हमारा बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास आती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।